नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन व्यवसाय करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। चूंकि अभी वातावरण का तापमान बढ़ने लगा है और इस गर्मी के मौसम में इनकी विशेष देखरेख करने की जरूरत होती है। तो गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख और प्रबंधन किस तरह से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र लखनऊ के डॉक्टर दीपक रॉय। आज के परिवेश में देखा जाए मधुमक्खी पालन तो निश्चित रूप से लाभकारी है, लेकिन परंतु आज के वातावरण की दृष्टि से देखा जाए तो हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, जिससे हम अपने बक्सों को सुरक्षित रख सकें और शहद उत्पादन की दिशा में हम प्रगति कर सकें। सर्वप्रथम ये देखने की बात है कि गर्मी का समय आ गया है, तो किसान भाई जो हैं या मधुमक्खी पालक जो हैं बक्सों को छायादार स्थान पर स्थापित करें सर्वप्रथम, और उसके साथ साथ उस पर कुछ टाट या कुछ इस टाइप की चीज़ रखें जिससे वो ठंडक प्रदान हो बक्से को। इसके साथ साथ बागीचे में रखेंगे तो उससे क्या होगा, ठंडी हवा मिलेगी और उससे भी लाभकारी होगा। और इसके साथ साथ पानी का प्रबंध करें। सामान्य तौर पर मधुमक्खियाँ स्वयं अपना पराग इकट्ठा कर लेती हैं, लेकिन कुछ माह ऐसा होता है जिसमें पराग की कमी होती है। तो ऐसी दशा में मौनों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। इस समय पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे फूल नहीं है और परागकण या पॉलन जो भी उपलब्ध होता है खाद्य पदार्थ उससे वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए अलग से खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराएं, जिसके लिए चीनी और पानी के घोल को बना करके 1:2 के रेशियो में पानी के साथ उबाल करके चीनी को और ठंडा करके उसको जगह जगह रखें, बॉक्स के भीतर रख दें छिछले बर्तन में, जिससे वो भोजन यापन कर सकती हैं। इसके साथ साथ मधुमक्खी पालक इस समय पे शहद निकालने का प्रयास बिल्कुल न करें, क्योंकि जो भी शहद की मात्रा उसमें उपलब्ध है वो उनके खाने के लिए है, उनके भरण पोषण के लिए ही पर्याप्त है। अतः इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। अधिक लाभ के चक्कर में अपने मधुमक्खी बक्से को ख़त्म न करें, इसलिए शहद न निकालें। उसके बॉक्स के फ्रेम को देख लें, उसमें अगर आवश्यकता से ज़्यादा शहद है तभी निकालें, अथवा उनके सर्वाइवल के लिए, उनके रहने के लिए, जीवन यापन के लिए वो शहद पर्याप्त है। और इस समय पे यदि हम बक्सों को बचा लें, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कभी कभी इस समय पे देखा जाता है कि जो हमारे वास्प होते हैं ये कभी कभी उस पर अटैक करते हैं, भौरे भी बोलते हैं, और वो उनके भीतर जा कर के शहद खाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनका भी भरण पोषण पुष्प पर ही होता है और उस पर पुष्प न होने के कारण उनका भरण पोषण नहीं होता है, तो वो बक्सों पर अटैक करते हैं और उनमें जाकर के शहद को खाते हैं और कॉलोनी को क्षतिग्रस्त करते हैं। इससे कभी कभी परेशान होकर के मधुमक्खियां जो है छत्तों को छोड़ देती हैं। इस प्रबंधन का भी मौन पालक विशेष रूप से ध्यान दें और उसकी निगरानी करते रहें। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई है, उनके यहाँ फसल की कटाई चल रही है, लेकिन प्राय देखने में आता है कि मजदूरों की समस्या की वजह से गेहूं की कटाई सही समय पर नहीं हो पाती और मजदूरों से कटाई कराने पर लागत भी अधिक लगती है। इसी वजह से गेहूं की कटाई के लिए रीपर बाइंडर मशीन को इजाद किया गया। तो ये मशीन किसानों के लिए कैसे उपयोगी है, इसकी जानकारी दे रहे हैं मुख्य तकनीकी अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी। मैं आज आप लोगों से फसल की कटाई के संबंध में चर्चा करूंगा। फसल कटाई के लिए रीपर बाइंडर और सेल्फ प्रोपल्ड रीपर, 3 तरह के रीपर और साथ में ट्रैक्टर से माउंट किए हुए रीपर आजकल प्रचलित हैं। रीपर से जब हम कटाई करते थे या ट्रैक्टर चलित जो रीपर हैं उनमें कटाई करते थे तो हमें तुरंत लेबर की आवश्यकता होती थी, क्योंकि फसल कट तो जाती थी लेकिन उसको उठा करके रखने के लिए तुरंत लेबर की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह से हमने मशीनों में फिर कुछ सुधार किया और रीपर बाइंडर करके एक मशीन विकसित की गई,
जो दो तरह के मॉडल में चल रही है। एक सेल्फ प्रोपल्ड है, 3 व्हील की है, जिसको हम 10 HP के इंजन से चला रहे हैं। इसकी 1.25 मीटर कटिंग विड्थ है और हम इससे 1 घंटे में लगभग 1 एकड़ फसल काट सकते हैं। इसके द्वारा काटी गई फसल में रस्सी बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता होती है, जो नायलॉन की रस्सी होती है, और यह एक बंडल में लगभग 1 एकड़ की कटाई की फसल को बांध सकती हैं। हम अपने बंडल में साइज को भी घटा बढ़ा सकते हैं नॉटिंग डिवाइस के माध्यम से। गेहूं और धान खड़ी फसलों में बंडल बनाने में उपयोगी है। इसमें जो डीजल की खपत है वो लगभग 1.2 लीटर प्रति आवर्स होती है। इसके अलावा जो इसका अभी नया इम्प्रूव्ड वर्जन भी विकसित किया गया है, जो कि 4 व्हील है। तो अभी चूँकि किसान भाइयों इसको चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 3 व्हील होने के कारण उसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में थोड़ा परेशानी होती थी और मोड़ने में थोड़ा असुविधा होती थी। इसलिए इसको 4 व्हील ट्रैक्टर रियर माउंटेड दोनों तरह की मशीनें बना दी गई हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना रीपर बाइंडर मशीन के प्रयोग करने के बारे में। अब बात आती है कि गेहूं की कटाई में रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने से क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि तुरंत मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और चूंकि गेहूं के लिए और धान की दोनों की फसलों में ही भूसा बहुत उपयोगी है। अगर हम जानवर रखे हैं तो इससे काटने के बाद हम थ्रेशर से थ्रेश करके गेहूं भी निकाल लें और भूसा भी हमारे लिए उपयोगी होता है। दूसरा, हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, और चूंकि छोटी फसल कट करके छोटी फसल रह जाती है तो हमें नुकसान नहीं होता है और हम तुरंत खेत को जुताई वगैरह भी कर सकते हैं। जब हम इसे भाड़े से चलाते हैं तो लगभग 1300 से 1500 रुपये, जैसा कि सीजन है या जैसी फसल है, जैसा मांग चल रही है उसके अनुसार हमें प्रति एकड़ कटाई मिल जाती है। हमने जब सर्वे करने में पाया है कि उन लोगों ने 3.5 से 5 लाख रुपए तक का इसी मशीन से एक सीजन में बिजनेस किया है। किसान भाइयों, रीपर बाइंडर मशीन के उपयोग करने के साथ साथ मशीन का रखरखाव भी जरूरी होता है। तो आप किस प्रकार रखें इस मशीन का रखरखाव, आइए जानते हैं। रीपर बाइंडर में रखरखाव का भी एक विशेष महत्व है। एक तो इसमें इंजन है, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, समय समय पर हमें डीजल फिल्टर बदलना चाहिए। दूसरा, एक जो कटर बार का ब्लेड होता है, सीजन में जब शुरू होता है तो नया पूरे सभी ब्लेड नए लगा लें, उससे हमारा पूरे सीजन में कटाई में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसमें जो मुख्यतः ड्राइव है, जो रील को ड्राइव जाती है वो बेल्ट के माध्यम से जाती है। एक बेल्ट जो है हमें एक एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। जब हमारा मशीन जब हम शाम को खड़ी करते हैं तो हवा मार करके चेन पर ऑयलिंग करना चाहिए, और जो कटिंग ब्लेड होते हैं कटिंग ब्लेड पर भी ऑयल करना चाहिए। लेकिन अगर ये खरीदना चाहते हैं तो हमारे जो ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ ज़िले में जो उप निदेशक कृषि डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनके माध्यम से हम इस मशीन को खरीद सकते हैं। इसकी जो 3 व्हील है उसकी कीमत 3.5 से 4 लाख के बीच में, और जो 4 व्हील है उसकी कीमत 5 लाख से 5.5 लाख के बीच में होती है। आजकल किसान खेतीबाड़ी के साथ साथ मशरूम उत्पादन भी करने लगा है। किसान भाइयों, यूं तो विभिन्न प्रकार की मशरूम का मौसम के अनुसार उत्पादन किया जाता है, लेकिन अभी दूधिया मशरूम के लिए तापमान बड़ा ही उपयुक्त है। ऐसे में यदि आप दूधिया मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में अपने सुझाव दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता कुमारी। आप ऑयस्टर और बटन की खेती तो बहुतायत में कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफ सीजन होता है मशरूम का, जो गर्मी का समय होता है, उस समय के लिए आप मिल्की मशरूम या गर्मा मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। एवं आपको बता दें कि विश्व मशरूम परिवार जो है उसमें मिल्की मशरूम का भारत के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है और यह काफ़ी सफल है।
तो बटन मशरूम के सब्स्टिट्यूट के रूप में आप मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम के तरह ही मिल्की मशरूम देखने में आकर्षक उजला होता है और इसका स्वाद भी मांसल होता है। लेकिन इसमें खासियत यह है कि इसकी खेती आप अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कर सकते हैं, जबकि बटन मशरूम का आप एक ही फसल ले सकते हैं। अक्टूबर में सितंबर से लेके आप मिड फरवरी तक जो आपका इसका कंपोस्ट बनाएंगे और लगभग आपका दिसंबर से क्रॉप आना शुरू होता है। तो यह इसका क्रॉपिंग पीरियड काफ़ी कम होता है। लेकिन आप यदि मिल्की की खेती करते हैं तो यह आपका मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक आप इसके फसल को प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपका 28 डिग्री से 38 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है उसमें इसकी खेती आप आराम से कर सकते हैं। और नमी 80 से 85-90% तक नमी उस कमरे में रहना चाहिए, तो आपकी इसकी खेती सुगमता से होगी। तो आप आइए आज हम जानें कि कैसे हम मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जैसे आप ऑयस्टर मशरूम की खेती करते थे उसी तरह से आपका मिल्की मशरूम की खेती बहुत ही आसान है। थोड़ा सा उसमें हम तकनीकी उसमें केसिंग करते हैं जो कि मिल्की ऑयस्टर मशरूम से थोड़ा अलग है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए जरूरी सामग्री इस प्रकार से है: गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कैन खाद 9 किलोग्राम, यूरिया 4 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद 3 किलोग्राम, सुपर फास्फेट खाद 3 किलोग्राम, चोकर गेहूं का 15 किलोग्राम, जिप्सम 20 किलोग्राम। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी कृषि अवशेष लेते हैं वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई की वो कुट्टी या जो भूसा हो वो होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम लोग अन्य मशरूम की जैसे ऑयस्टर मशरूम के लिए करते हैं कि पहले स्टरलाइज करते हैं, उसी तरह से आप इसके में भी पहले स्टरलाइज करेंगे। जो भी आप कृषि अवशेष लेंगे उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए आप सब गर्म पानी विधि से उपचार कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि भीगे हुए भूसे को खौलते पानी में 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक रखते हैं। घरेलू स्तर पे आप इसको रासायनिक उपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक उपचार में आप बेविस्टिन और कार्बनडाजिम और फॉर्मलिन का उपयोग कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में आप 125 ml फॉर्मलिन डालेंगे और 10 ग्राम बेविस्टिन डालेंगे और इस घोल में आप लगभग 15 kg जो कृषि अवशेष है 15 kg कृषि अवशेष को 15 से 16 घंटे तक भिगो दें। भिगोने के बाद फिर हम उसको छाया में फैला करके उसकी नमी की जांच करते हैं, जैसा कि आप ऑयस्टर मशरूम में भी करते थे। और आप जब आपकी नमी सही हो, नमी की जांच इस प्रकार करेंगे कि हमारे मुट्ठी में लेकर जब कृषि अवशेष को हम दबाएंगे तो उससे पानी नहीं चुए, लेकिन हथेली में आपको लगे कि पानी का एहसास हो, उसमें पानी हल्का दिखे, तब समझिए आपका इसमें नमी सही है। फिर इसमें हम लोग बिजाई करते हैं। इसमें बिजाई करने के लिए प्रति 1 kg सूखे भूसा में 120 ग्राम हम बीज लेते हैं और बिजाई करने के लिए आधा बीज को हम पूरे जो कृषि अवशेष भूसा पुआल कुट्टी जो भी आप लिए हैं उसमें आधा बीज को, जैसे 120 ग्राम है तो 60 ग्राम बीज को पूरे भूसे में मिला देंगे और 60 ग्राम बीज को परतदार विधि, जैसे कि आप ऑयस्टर मशरूम की खेती में परतदार विधि लगाते थे कि साइड से बीज देते थे, फिर भूसे का लेयर देते थे, फिर बीज देते थे, उसी तरह से परतदार विधि से आप इसकी बिजाई करेंगे। बिजाई करने के बाद हम इसे कमरे में रख देते हैं और इसको आप कमरे में आप आराम मचान बना के रख सकते हैं या फिर हैंगिंग कर सकते हैं, रस्सी के सहायता से सिक्का बना के उसमें टांग के रख सकते हैं। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 दिन में आपका उसमें देखिएगा कि माइसेलियम रन कर गया है। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें जब हम बिजाई करते हैं तो ऑयस्टर मशरूम जैसे हम बैग को बंद करते थे, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप बैग को बंद कर दें या फिर उसमें एक ये अखबार है, अखबार को उसके साइज का काट करके उस पर डाल दें और उस पर हल्का हल्का नमी भी दे सकते हैं, या फिर उसको ऊपर से मुंह बंद कर सकते हैं। यदि मुंह हम बंद करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि बीच से, जैसे बैग जो है बैग को बीच से काट करके फिर उसको हम 2 बैग बना सकते हैं। या फिर जिसमें कि आप ऊपर नहीं बंद किया अखबार दिए हैं तो उसमें आप अखबार हटा देंगे 15 से 20 दिन के बीच और उसमें हल्का हल्का फुहारा से नमी देते हैं। इसके बाद अगला 20 दिन में हमारा लगभग फसल निकलना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर हम लोग पहली फसल को तोड़ते हैं। फिर 10 से 15 दिन में फिर हमारा दूसरा फसल निकलता है, फिर तीसरा फसल निकलता है। इस तरह मिल्की मशरूम की खेती हम आराम से अप्रैल महीने से लेके सितंबर अक्टूबर तक खेती कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है हनुमानगढ़ जिला इलाहाबाद के कृषक मलखान सिंह ने। यह कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मलखान सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, निश्चित रूप से इस समय सब्जियों में खासतौर गर्मी की सब्जियां, जिसमें कद्दू वर्गीय सब्जियां मुख्य रूप से आपका होंगी। विशेष रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियों को इस समय ज़रूर देखभाल करते रहना चाहिए। अगर आप इस समय देखते होंगे तो आपके सब्जियों में कहीं न कहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों का लाल कीड़ा एक मुख्य कीड़ा है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस लाल कीड़े को अभी धूप के समय देखेंगे तो पत्तियों के नीचे वाले भाग पर चिपका रहता है। सुबह के समय आप देखेंगे तो पत्तियों के ऊपर दिखाई देगा। कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों को लाल भृंग कीट काफी नुकसान पहुंचाता है और ये देखने में आता है कि बहुत से किसान इस कीट को समय रहते नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे इस फसल से मिलने वाली उपज कम हो जाती है। तो लाल भृंग कीट का नियंत्रण किसान अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानते हैं। तो ऐसे में इनको देखते रहें। अगर इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है तो किसान भाइयों को दो बात को करनी चाहिए। एक तो ये है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों के खेत में सिंचाई करते समय उसमें एक रसायन, खासतौर इसके जो बच्चे हैं इस लाल कीड़े के, वो जहाँ दरारें फटी होती हैं या जहाँ पर ढेले हैं मिट्टी के या मिट्टी से ये छिप के रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में जब पानी चलाते समय उसमें एक रसायन है क्लोरोपाइरीफास 20 EC। इसको आप जो है उस पानी के माध्यम से अपने खेत में जाने दें। उससे क्या होगा, जहां भी इनके ग्रब्स छिपे हुए हैं वहां पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि पौधे का जो जड़ से नुकसान होता है, जड़ से काट देते हैं, वो पोर्शन बच जाएगा। दूसरी बात, अगर ये देखें कि ये पत्तियों को छेद कर रहे हैं, झांझर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई सुबह उठ के अपने खेत में खासतौर से इन कद्दू वर्गीय सब्जियों पर, चाहे खीरा हो, चाहे करेला हो, चाहे लौकी हो, कुम्हड़ा हो, ये सब पर आप पत्तियों पर राख ले लें और राख में बहुत थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाएं, केवल महक आने भर के लिए। उसको वो राख की डस्टिंग कर दें। उससे डस्ट कर देने से कीड़ा उसके ऊपर बैठेगा ही नहीं और आपका खाएगा भी तो बहुत अरुचि के साथ खाएगा, तो उससे वो जो है बिना रसायन डाले भी पूरा पौधा बच सकता है। दूसरा एक चीज और भी देखेंगे कि इस सब्जियों पर कहीं न कहीं जैसे फल है तो उसमें एक जगह से सड़न शुरू हो जाती है और वहां पर गोला होके ऐसे सड़न शुरू हो जाएगी और फल पर निशान बन जाएगा। तो कद्दू वर्गीय सब्जियों की एक फल मक्खी है जिसके द्वारा अपने अंडे उस फल के छिलके के नीचे दे दिए जाते हैं, अपने ओविपाजिटर से एक लेइंग कर दिया है, उसके वजह से वहां सड़न शुरू हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कि इन फल मक्खी के जो बच्चे हैं उसके अंदर मैगट्स को न पनपने पाएं, उसके लिए किसान भाई एक तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप आता है मिथाइल यूजिनाल का, उसको लगा सकते हैं। उसको बाजार में मार्केट में अब ट्रैप फल मक्खी का बना बनाया मिल रहा है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो न कर सकें तो चाहें तो आप किसान भाई किसी चौड़े मुंह के बर्तन, चौड़े चाहे मिट्टी का बर्तन हो चाहे प्लास्टिक का बर्तन हो, चौड़ा मुंह हो, उसमें गुड़ घोल के रखें और उसमें कोई भी कीटनाशक रसायन 2 बूंद उन पानियों में गिरा के और पेड़ के जड़ के पास रखें। उससे क्या होगा, ये फल मक्खियां वहां उड़ उड़ के जाएंगी और उसके वजह से वो मर सकती हैं। तो इस तरह से अगर सावधानी रखेंगे तो इन कद्दू वर्गीय सब्जियों के से फल मक्खी का भी छुटकारा मिल सकता है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18andata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। विश्व पृथ्वी दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। झरबेरा के फूलों की अधिक पैदावार लेने हेतु किए जाने वाले जरूरी काम। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।